लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लेबनान में पिछले 24 घंटे में दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है और इस बार पेजर्स की जगह वॉकी टॉकीज में धमाके होने से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। ये हमले दोपहर और शाम को उस वक्त हुए जब लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाकों में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद चलती गाड़ी के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर प्लांट के कंप्यूटर में और कुछ सरकारी दफ्तरों के फोन में, वॉकी टॉकीज में और यहां तक कि कुछ मोबाइल फोन्स में भी एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो गए, जिनमें 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बिल्कुल नई तरह का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में ना तो सुना था और ना ही ऐसे हमलों को देखा था और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके फोन में भी ब्लास्ट हो सकता है, आपके पेजर में ब्लास्ट हो सकता है, गाड़ी में, रेडियो में ब्लास्ट हो सकता है और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हो सकता है। अब आप तस्वीरें देखिए, लेटेस्ट नई तस्वीरें जो हमें वहां से मिल रही हैं, जरा देखिए। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान के वो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है और ये हमले कल हुए हमलों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल जब बेरूत में धमाके हुए थे तब उनमें वॉइस और टेक्स्ट मैसेज के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में धमाके हुए थे। लेकिन आज मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप्स, वॉकी टॉकी और कार में लगे रेडियोज में भी तेज धमाके हुए हैं, जिनसे लेबनान के 55 लाख लोगों में इस समय दहशत फैल गई है। और हमें ऐसी खबरें भी मिली हैं कि लेबनान में पुलिस से लेकर सेना के अफसर इस समय बहुत डरे हुए हैं और वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती भी इन हमलों से बहुत डर गए हैं और उनकी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन हमलों को आखिर रोकें तो रोकें कैसे। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लेबनान के 55 लाख लोग अब फोन उठाने से डर रहे हैं। फोन की घंटी अगर बजती है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं इस घंटी के पीछे मौत इंतजार न कर रही हो और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो हो सकता है कि उनके मोबाइल फोन में भी या लैंडलाइन में भी कोई ब्लास्ट हो जाए। इन हमलों के पीछे हैकिंग को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि लेबनान के मीडिया का कहना है कि आज जिन वॉकी टॉकीज में धमाका हुआ उन्हें 5 महीने पहले ही खरीदा गया था और हो सकता है कि इन वॉकी टॉकीज का जब उत्पादन हुआ तभी इनमें विस्फोटक को छिपाकर रख दिया गया हो। लेकिन लेबनान का मीडिया अब तक यह नहीं बता पाया है कि आज चलती गाड़ी के रेडियो में या स्कूटी की बैटरी में या लैपटॉप और सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले फोन्स में यह ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ है। एक दिन पहले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में एक के बाद एक कई धमाके हुए और इन धमाकों को लेकर आज 5 नई जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें पहली जानकारी आपके लिए यह है कि ये हमले एक तरह की टारगेट किलिंग का हिस्सा थे, जिनमें हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की गई हैं। जो 11 लोग इन हमलों में मारे गए उनमें 10 लोग हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे या फिर आतंकवादी और सांसदों के बच्चे थे, बेटे थे। इनमें सांसद अली अम्मार का बेटा भी शामिल है, जो हिजबुल्लाह की तरफ से दिए गए पेजर का इस्तेमाल कर रहा था और इसी पेजर में धमाका होने से कल उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा इस हमले में लेबनान में ईरान के एक राजदूत की भी आंखों में चोट आई है और ऐसी खबरें भी हैं कि उनकी आंखों की रोशनी शायद चली गई है। हालांकि ईरान ने अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि उसके राजदूत लेबनान में आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का पेजर क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, इस घटना में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन इन लोगों को मामूली चोटें ही आई हैं। तीसरी बात, ये हमले राजधानी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में हुए जिन्हें हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और आज भी इन्हीं इलाकों में ये ब्लास्ट हो रहे हैं। चौथी बात, हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद का हाथ बताया है
और इजराइल से इन हमलों का बदला लेने की कसम खाई है। उनका कहना है कि इस हमले के पीछे मोसाद का हाथ है, इजराइल का हाथ है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। और पांचवी खबर यह है कि इजराइल ने अब तक इन हमलों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले को लेकर दो तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिनमें पहला और सबसे बड़ा दावा यह कि जिन पेजर्स में धमाका हुआ उनमें पहले से ही विस्फोटकों को छिपा कर रखा गया था, यानी इन पेजर्स में पहले से ही बारूद था। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हाल ही में अपने सभी लड़ाकों को 5000 नए पेजर्स दिए थे, जिनमें धमाका होने के बाद ऐसा संभव है कि इस हमले की साजिश तभी बना ली गई हो जब इन पेजर्स को खरीदा जा रहा था या फिर जब इन पेजर्स को बनाया जा रहा था इनकी फैक्ट्रियों में। पेजर्स का इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है और अगर इनमें पहले से विस्फोटक रखा गया हो तो एक खास तरह के अल्फा न्यूमेरिक मैसेज के जरिए इनमें सिग्नल भेजकर उस विस्फोटक को, उस बारूद को एक्टिव किया जा सकता है और इनमें एक साथ ब्लास्ट भी कराया जा सकता है, यानी एक साथ सीरियल धमाके हो सकते हैं। और संभव है कि लेबनान में भी यह हमला ऐसे ही हुआ हो। लेबनान के सूचना मंत्री का कहना है कि इन सभी हमलों से पहले हर पेजर पर एक खास मैसेज आया था, एक ही मैसेज आया था और इसके बाद ये पेजर्स वैसे ही बीप करने लगे जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले, यानी कोई बॉम्ब फटने से पहले जिस तरह से बीप करता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज इन पेजर्स में से आने लगी। और अगर यह दावा सही साबित होता है तो इस मामले में ताइवान की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है, क्योंकि जिस कंपनी से हिजबुल्लाह ने ये सारे के सारे पेजर्स खरीदे थे वो कंपनी ताइवान की है और इस कंपनी का नाम है गोल्ड अपोलो। हालांकि इन आरोपों पर इस कंपनी ने अपनी सफाई भी दी है और कहा है कि ये पेजर्स उसकी कंपनी के जरूर हैं, लेकिन इनका उत्पादन हंगरी की एक कंपनी ने किया था और हंगरी नेटो देशों का सदस्य है, जिसमें सब कुछ अमेरिका के हिसाब से तय होता है और अमेरिका वही देश है जो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल के पीछे खड़ा है, इजराइल को पूरी मदद कर रहा है। यह भी आरोप है कि अमेरिका को इस हमले की सूचना पहले ही मिल गई थी, इसलिए उसने 2 हफ्ते पहले ही बेरूत में अपनी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी डॉक्टर्स और अफसरों के पेजर्स को तत्काल प्रभाव से बदल दिया था, जिससे अब यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अमेरिका इस हमले के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। हालांकि अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि इन पेजर्स को हैक करके इनमें ब्लास्ट किया गया और अगर यह दावा सही है तो यह दुनिया का पहला ऐसा ब्लास्ट होगा जिसमें पेजर्स को पहले हैक किया गया और फिर इनमें यह ब्लास्ट किया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी का यह दावा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से इस्तेमाल होने वाले पेजर्स को भी हैक करके उनमें ब्लास्ट कराना पूरी तरह से संभव है और हो सकता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ऑपरेशन को भी ऐसे ही अंजाम दिया हो। मोसाद के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पेजर्स को हैक करके उनमें मालवेयर जैसे वायरस को इम्प्लांट किया जा सकता है और ऐसा करके पेजर्स की बैटरी को ओवर हीट करके, यानी उस बैटरी को गर्म करके उनमें एक साथ धमाके किए जा सकते हैं और हो सकता है कि इस हमले में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो। और अगर यह सच है तो यह काफी खतरनाक बात है, क्योंकि अगर पेजर्स में हैकिंग की मदद से बैटरी को ओवर हीट करके धमाका कराया जा सकता है तो फिर स्मार्टफोन में भी यह हो सकता है, स्मार्ट टीवी में भी किया जा सकता है, स्मार्ट टीवी के रिमोट कंट्रोल में हो सकता है, एयर कंडीशनर में हो सकता है और यहां तक कि उन गाड़ियों में भी हैकिंग की मदद से धमाका हो सकता है जिन गाड़ियों में, कारों में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। यानी स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट कार्स तक सब कुछ हैक की जा सकती हैं और हैक करके इनमें ब्लास्ट किया जा सकता है। यह एक नई तरह का वॉरफेयर है, नई तरह की टेक्नोलॉजी है और आपने देखा होगा जो साइबर टेक्नोलॉजी है वो किस हद तक पहुंच गई है और कैसे उसका इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया देखकर इस समय हैरान है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन्स की संख्या इंसानों से भी दुगनी है। दुनिया भर में इस समय 800 करोड़ इंसान हैं। पूरी दुनिया की आबादी है
800 करोड़, जबकि मोबाइल फोन्स की संख्या पूरी दुनिया में 1700 करोड़ से ज्यादा है। और ये मोबाइल फोन्स हर लिहाज से पेजर्स की तुलना में कम सुरक्षित माने जाते हैं। पेजर्स का इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए इन्हें सेफ माना जाता है। और यही कारण है कि हिजबुल्लाह ने अपने लोगों को यह कहा कि आप थोड़े दिन के लिए सिक्योरिटी रीजन से मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करके ये पेजर्स ले लीजिए। और देखिए, हिजबुल्लाह ने ताइवान की एक कंपनी को हजारों पेजर्स का ऑर्डर दिया और अपने सारे लोगों को कह दिया कि अब से आप मोबाइल फोन नहीं बल्कि इन्हीं पेजर्स का इस्तेमाल कीजिए और इन्हीं के जरिए एक दूसरे के साथ बातचीत करिए और संपर्क में रहिए। अब यह भी कहा जा रहा है कि मोसाद को जब एक इतनी बड़ी कंपनी को इतने हजारों पेजर्स का एक ऑर्डर दिया गया तो मोसाद को इस बात की जानकारी मिल गई और वो समझ गए कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी अब मोबाइल फोन छोड़कर इन पेजर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और हो सकता है कि जब इन पेजर्स का निर्माण हो रहा था फैक्ट्री में, उसी समय यह भी कहा जा रहा है कि उसी समय इन पेजर्स के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें इस तरीके से बनाया गया हो जिन्हें बाद में ब्लास्ट किया जा सके। यह भी एक थ्योरी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पेजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते, जिनके कारण इन्हें ट्रेस करना या इनकी लोकेशन का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए हिजबुल्लाह के ये लोग इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके, ताकि उनके बारे में कोई भी जानकारी बाहर ना जा सके। और सोचिए, अगर इतने सुरक्षित पेजर्स में भी हैकिंग की जा सकती है इनकी, और अगर हैकिंग के जरिए इनमें ब्लास्ट किया जा सकता है, तो मोबाइल फोन्स को हैक करना और उनमें धमाका करवाना तो इसके सामने बहुत ही आसान काम है। इससे यह भी पता चलता है कि लेबनान में इन हमलों ने युद्ध के तरीकों को अब पूरी तरह से बदल दिया है। ये भविष्य के युद्ध हैं और अब दुश्मन को मारने के लिए उसकी पॉकेट में रखे मोबाइल फोन और पेजर्स को भी एक रॉकेट या मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टारगेट किलिंग का सबसे नया और आसान तरीका है, जिसमें आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए किसी एक खास व्यक्ति को चिन्हित करके सिर्फ उसकी जान ली जा सकती है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट कारों को हैक करके कैसे किसी देश में बर्बादी लाई जा सकती है, इसकी कल्पना आज से 7 साल पहले हॉलीवुड की एक फिल्म में की गई थी। और इस फिल्म का नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस। और इस फिल्म में 7 साल पहले यह दिखाया गया था कि एक व्यक्ति शहर की हजारों कारों का सॉफ्टवेयर हैक करके कैसे इन कारों को बेकाबू कर देता है, इन सारी गाड़ियों को हैक कर देता है और ये गाड़ियां बेकाबू होकर पूरे शहर में घूमने लगती हैं, एक दूसरे से टकराने लगती हैं, लोगों को मारने लगती हैं और इससे पूरे शहर में तबाही आ जाती है। ये तस्वीरें मैं उसी फिल्म की आपको दिखा रहा हूं। ये सारी स्मार्ट कार्स हैं जो अलग अलग जगह पर पार्क्ड हैं और इन्हें हैक कर लिया गया है। और हैक करने के बाद कोई एक व्यक्ति दूर बैठकर इन्हें कंट्रोल कर रहा है और ये सारी गाड़ियां अपने आप सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां हैं और सारी गाड़ियां अपने आप शहर में चल रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, लोगों को मार रही हैं। ये 7 साल पहले एक फिल्म में इसकी कल्पना हो चुकी है। और लेबनान में कल जिस तरह से इतने सारे पेजर्स में एक साथ ब्लास्ट हुआ, यह घटना भी कुछ इसी तरह की है। तो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि अब युद्ध में कुछ भी किया जा सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें बॉम्ब का इस्तेमाल होता था, मिसाइल्स का इस्तेमाल होता था, रॉकेट्स का इस्तेमाल होता था और जब ये धमाके किए जाते हैं तो हजारों बेगुनाहों की जान चली जाती है। किसी शहर पर जब बमबारी की जाती है तो उसमें जो गुनहगार हैं या जिन्हें मारना होता है वो तो है ही, लेकिन हजारों बेगुनाहों की जान चली जाती है। महिलाएं मारी जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं, वृद्ध मारे जाते हैं, ऐसे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो प्रिसीजन किलिंग है, यानी चिन्हित करके किसी एक व्यक्ति को मार डालना, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक ही घर में, एक ही कमरे में अगर 5 या 10 लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक को मारना है और बाकी लोगों को नहीं मारना है, तो अब यह भी संभव है। इस तरह की टेक्नोलॉजी में आप जो इन पेजर्स को जो हैक कर रहा है,
इन मोबाइल फोन्स को, इस रेडियो को जो हैक कर रहा है, वो ये जानता है कि किस व्यक्ति की जेब में कौन सा पेजर है, कौन सा मोबाइल फोन है, कौन सा रेडियो है, और फिर उसी रेडियो में या उसी पेजर में ये ब्लास्ट होगा। और पूरी दुनिया जो कुछ हो रहा है इस समय लेबनान में, इसे देखकर बहुत हैरान है। और कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सब हो सकता है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखते चलिए कि क्या क्या हो रहा है। हमारे पास जो नई नई तस्वीरें वहां से आ रही हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, रेडियो में, लैपटॉप्स में ब्लास्ट हो रहे हैं। और इस समय हालात ऐसे हैं लेबनान में कि लोग अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, लोग अपनी गाड़ी में बैठने से डर रहे हैं, लोग मोबाइल फोन या फिर पेजर्स का इस्तेमाल करने से डर रहे हैं। मोबाइल फोन में या फोन पर जब घंटी बजती है तो लोग फोन उठाना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कि यह घंटी मौत लेकर आई हो। इसलिए यह भारत नहीं बल्कि इस समय पूरी दुनिया की यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया सांस रोककर इस खबर को देख रही है। तो आप सबके लिए इसमें सीख ये है कि अब टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हमारे देश में तो जैसे पेजर्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मोबाइल फोन में भी अब इस तरह का धमाका किया जा सकता है। मोबाइल फोन्स को हैक किया जा सकता है, स्मार्ट कार्स को हैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपने देश की। आज जब पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, तब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन करप्शन के बारे में भी बताना चाहेंगे। वन नेशन वन करप्शन। हमारे देश में शायद चुनावों की व्यवस्था को तो कानून बनाकर बदला जा सकता है, चुनावों को 5 साल में एक बार कराया जा सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए जो व्यवस्था काम करती है उसे शायद कभी नहीं बदला जा सकता। और इसीलिए आज हम वन नेशन वन इलेक्शन से पहले आपको वन नेशन वन करप्शन के बारे में बताना चाहते हैं। और इसका अर्थ है एक देश एक भ्रष्टाचार, एक देश एक जैसा भ्रष्टाचार। और चुनाव आप चाहे 5 साल में एक बार करवाइए, एक दिन करवाइए, अलग अलग दिन करवाइए, लेकिन हमारी जनता के जीवन में, हमारी जनता के नसीब में क्या लिखा है वो एक ही है, वो है भ्रष्टाचार। इसलिए एक देश एक चुनाव से पहले एक देश एक भ्रष्टाचार की बात करना चाहेंगे। और इस बात को आप रायपुर से आई इन तस्वीरों से बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये तस्वीरें एक कबाड़ के गोदाम की हैं, जहां उन पुस्तकों को रिसाइकिल करने के लिए रखा गया है जो सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों में मुफ्त वितरित होती हैं। ये गोदाम है, ये गोदाम जो कबाड़ का सामान होता है ये उसका गोदाम है। जितना भी कबाड़ इकट्ठा होता है इसे वहां रखा जाता है इस गोदाम में। और इस गोदाम में किताबें मिली हैं। ये वो किताबें हैं जो बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली थी सरकारी स्कूलों में। आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस साल के लिए जिन मुफ्त पुस्तकों को प्रकाशित करवाया उनमें ज्यादातर पुस्तकें सरकारी स्कूलों के गरीब छात्रों तक पहुंची ही नहीं, और ये पुस्तकें छात्रों तक पहुंचने की बजाय कबाड़ के इस गोदाम में पहुंच गईं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हजारों पुस्तकें होंगी, हो सकता है लाखों भी हों। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और उसका कहना है कि वो इस मामले की पूरी जांच कराएगी, लेकिन हम बिना जांच के ही आपको यह बता सकते हैं कि इस मामले में घोटाला कैसे हुआ होगा। पहली बात तो यह है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू किताबें हैं जिन्हें गोदाम में फेंक दिया गया है और इन किताबों की रिसाइकलिंग की जाएगी। असल में ये पुस्तकें अगर गरीब छात्रों को मुफ्त में मिलती तो इससे गरीब छात्रों का तो फायदा होता, लेकिन भ्रष्ट अफसरों को इससे कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा इन पुस्तकों को बाजार में बेचना बड़ा मुश्किल था। अब आप ये पूछेंगे कि अगर ये घोटाला करना ही था तो इन पुस्तकों को इस गोदाम में डालने की बजाय, रिसाइकिल करने के बजाय बाजार में बेच भी तो सकते थे, लेकिन बेचना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि इसमें फंसने का डर बहुत ज्यादा था। और इन पुस्तकों पर साफ साफ लिखा है कि ये किताबें
बिक्री के लिए नहीं है। इन पर लिखा है नॉट फॉर सेल और ये सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ही छापी गई है। अब अगर एक ऐसी किताब जिस पर लिखा है नॉट फॉर सेल अगर बाजार में चली जाएगी तो यह काम करने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से फंस सकता है, इसलिए बाजार में इन्हें नहीं बेचा गया। लेकिन आरोपों के मुताबिक कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इन पुस्तकों को रिसाइकल करने के लिए कबाड़ का काम करने वाले कुछ कारोबारियों को भेज दिया और एक ऐसा भ्रष्टाचार किया जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में अभी वन नेशन और वन करप्शन की व्यवस्था चल रही है, जो आम आदमी का और गरीबों का खून चूसती है और गरीबों के बच्चों की किताबों को दीमक की तरह चाट जाती है, गरीब के परिवारों का हक मार लेती है। सरकारें कहती हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर बच्चों को किताबें ही नहीं मिलेंगी तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। और ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो करप्शन का माउंटेन है, करप्शन का पहाड़ है। ये सिलियारी करके एक जगह है रायपुर में जो 30 किलोमीटर कैपिटल से दूर है। वहां के रॉयल बोर्ड मिल में आज हम मौजूद हैं, जिसे ऑलरेडी सील कर दिया गया है। लेकिन हम बहुत मिन्नतों से और बहुत कोशिश करके ऑलमोस्ट दीवार फांद कर यहाँ पर आए हैं ताकि हमारे दर्शकों को हम ये तस्वीर दिखा सके, ये भ्रष्टाचार का पहाड़ दिखा सकें। ये किताबें सरकारी किताबें हैं, यानी कि ये किताबें छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम निगम द्वारा प्रकाशित की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन किताबों को छापा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ द्वारा इसे पब्लिश किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और ये वो किताबें हैं जो निःशुल्क गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चों को दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेकिन जहां ये किताबें यहाँ पाइल में पड़ी हुई हैं, वहीं ये किताबें बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है। कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे इन किताबों के लिए तरस गए, आखिरी टाइम तक, अपने एकेडमिक ईयर के आखिरी टाइम तक तरसते रहे और उन्हें किताबें नहीं मिली। इवेंचुअली उनके अभिभावक ने जाकर उन्हें दुकान से किताबें पहुंचाई और वो दुकान में फिर एक्सपेंसिव रेट्स, काफी एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे काफी महंगी ये किताबें मिली, जो किताबें निःशुल्क गवर्नमेंट द्वारा दी जानी चाहिए थी। और ये किताबें मैं आपको बता दूं, जैसा मैं आपको बता रही थी कि क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक की किताबें हैं और इसका प्रमाण ये सारी किताबें हैं जो यहाँ जमीन पर रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये जो मैं किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, क्लास 5 की किताब है, ये क्लास 1 की है, ये कक्षा 6 की है, ये कक्षा 10 की है, ये 9 की है, और ऐसी सारी किताबें हैं। हर एक सब्जेक्ट की किताबें यहाँ पर अवेलेबल है। अधिकारियों द्वारा किस तरह से इसे बच्चों तक ना पहुंचाकर इसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के रूट के जरिए इसे इस पेपर मिल में रायपुर से 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया और यहाँ पर इसे मेल्ट करने के लिए दे दिया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कुछ श्रेडेड किताब भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सिर्फ ये दावा नहीं कर रही हूं, बिल्कुल आपको ये दिखाऊंगी भी कि किस तरह से इन किताबों को श्रेड करने के लिए, ये देखिए श्रेड्स यहाँ पर कुछ किताबों के आपको दिख रहे होंगे, इन्हें श्रेड करने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है। ये कुछ श्रेडेड किताबें हैं, कबाड़ की किताबें हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मिल की हाइट है, ये शेड की हाइट है, वो बहुत ऊंची है और कितने ऊंचे तक ये किताब और ये भ्रष्टाचार का पहाड़, इसकी ऊंचाई आप देख पाएंगे। आपको ये भी बात साफ तौर से बता दूं कि ये किताबें 24-25 यानी आने वाले एकेडमिक ईयर में जाने वाली किताबें हैं। यानी ये किताबें आने वाले दिनों में बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचेंगी, ये उसका सीधा सीधा जवाब है, क्योंकि ये किताबें यहां पर मेल्ट करने ऑलरेडी दे दी गई है। इसी एकेडमिक ईयर के कुछ बच्चों को हमने यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ पे बात करने के लिए हमने एक्यूमुलेट किया है। इस साल की किताबें मिली है? नहीं। कौन सी किताब नहीं मिली? हिंदी। टीचर को बोले थे किताब नहीं मिली? यस मैम। तो क्या बोला उन्होंने? अभी आएगा थोड़े दिन बाद। आपको किताब मिली है? नहीं मिली है किताब। आपका एग्जाम कब से है? 23 से। और अभी तक किताब ही नहीं मिली है? नहीं। कौन से सब्जेक्ट की नहीं मिली? हिंदी। आप में से कितनों को किताब नहीं मिली है? सब हाथ उठा के बताओ। सभी को किताब नहीं मिली है? किताब नहीं मिली? नहीं। और अभी आप लोग के एग्जाम्स है कुछ दिनों में? हाँ। तो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? दूसरे बुक मांग के। अच्छा, दूसरे का बुक मांग के पढ़ाई कर रहे हो आप। एक अभिभावक भी हमारे साथ हैं, आप भी जरा सामने आए।
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे इसमें शामिल हैं। बुक्स नहीं मिली है इनको, बुक्स पेपर मिल में जाके वहां पर वेस्ट हो रही है, उनको रद्दी में बेच दिया गया है। हाँ, उनको रद्दी में बेच दिया गया है। बच्चों के पास बुक्स नहीं मिल रही है। इनके थोड़े दिन में एग्जाम से टीचर को बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद बुक्स क्यों नहीं? कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिए, बस मिलेंगे कि टाल के रह गए हैं। अब हमारे बच्चे के लिए नहीं मिलता, अब सभी मिलते तो बोलते हैं। सभी बच्चे को नहीं मिले, ऐसे जितने 5वीं क्लास से सभी बच्चे को नहीं मिले। तो देखिए, जिसने भी अपना दिमाग लगाया वही बात को समझ गया कि इन किताबों को बाजार में बेचना तो संभव नहीं होगा, पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इन किताबों को रीसाइक्लिंग के लिए भेज देते हैं और उसमें जो पैसा मिलेगा वो पैसा ये भ्रष्ट अधिकारी कमा लेंगे और अपनी जेब में रख लेंगे। ये हमारे देश के गरीब का हक मार रहे हैं। हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों का हक मार रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि उन्हें इस पूरे घोटाले की अच्छी तरह से जांच करानी चाहिए। और ये सारी किताबें पुरानी नहीं हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि पुरानी किताबें हो सकता है बेकार हो गई हों, इसलिए इन्हें गोदाम में बेच दिया गया हो। नहीं, किताबें नई हैं, इस सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं। ये किताबें गोदाम में धूल चाट रही हैं, लेकिन जहां इन्हें होना चाहिए यानी बच्चों के हाथों में, वहां पर ये नहीं पहुंची। इस बेईमानी को देखने के बाद आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है, और वो ये कि आजकल के जमाने में ईमानदारी बस उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में बच गई है जिन्हें अभी तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। क्योंकि जिसे भी बेईमानी का जरा सा भी मौका मिलता है वो चूकता नहीं, वो सबसे ईमानदारी ईमानदारी का त्याग करके बेईमानी करने से नहीं चूकता। और इसीलिए हमने आपसे आज कहा कि भारत में इस समय वन नेशन वन करप्शन चल रहा है। सरकार किसी की भी हो, पूरे देश में जिसे जब मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार कर देता है अपनी जेबें भरने के लिए। हालांकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस मामले में कहा है कि उसने अतिरिक्त पुस्तकों को कबाड़ के गोदाम में भेजा था, जबकि हमारी टीम ऐसे कई छात्रों से मिली है जिन्हें इस साल वहां मिलने वाली मुफ्त पुस्तकें नहीं दी गई हैं। तो आप चुनाव कराइए, आज कराइए, कल कराइए, 5 साल में एक बार कराइए, लेकिन जब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा तब तक चुनावों का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि चुनाव में तो पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें सत्ता से आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आम आदमी के जीवन में जो इस तरीके से उसका हक मारा जा रहा है उससे उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के उस प्रस्ताव के बारे में बताएंगे जिसे आज सरकार के 101 दिन पूरे होने पर मोदी की कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने कहा है कि वो देश में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में, संसद के इसी शीतकालीन सत्र में एक बिल लेकर आएगी। और यह बिल उसी प्रस्ताव पर आधारित होगा जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव कुल मिलाकर 18,626 पन्नों का है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया था और अब 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अगर यह प्रस्ताव लागू हो गया, यह नया कानून बनकर लागू हो गया, तो भारत में चुनावों की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत में सभी तरह के चुनाव अब 2 चरणों में कराए जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप सब वोटर्स हैं। अगर चुनावों की व्यवस्था बदल जाएगी, चुनाव बदल जाएंगे, तो आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। आप सब जो वोटर्स हैं, सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि अब चुनाव कैसे हुआ करेंगे। तो 2 चरण हैं। इनमें पहले चरण में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में देश भर की पंचायत और नगर निगमों के चुनाव होंगे। और इन दोनों चरणों के चुनाव में 100 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। इसमें भी यानी आपको गांव का प्रधान और देश का प्रधानमंत्री 100 दिन के अंदर अंदर चुन लेना होगा। इसके अलावा इन चुनावों की शुरुआत एक अपॉइंटेड डेट के साथ होगी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे निर्धारित तिथि के साथ। और यह निर्धारित तिथि
कौन तय करेगा? इसे तय करेगा भारत के राष्ट्रपति से तय करेंगे। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की निर्धारित तिथि 1 मई 2029 होगी, तो देश में लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव इसी तारीख से पहले पहले कराए जाएंगे या इस तारीख पर कराए जाएंगे। और अगले चुनाव भी फिर 2029 के बाद 5 साल के बाद जो 2034 में चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, वो भी एक साथ होंगे और इसी तारीख से पहले इन चुनावों को भी कराना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था को कब से लागू करना चाहती है। और अगर सरकार चाहे तो वो वर्ष 2029 से पहले भी देश में लोकसभा और विधानसभाओं को भंग करके पूरे देश में एक साथ ये सारे चुनाव करा सकती है अगर चाहें तो। वैसे तो अगर देखेंगे आप तो अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होने वाला है, तो अगर ये लागू भी होती है व्यवस्था तो हो सकता है ये 2029 में लागू हो और फिर सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। लेकिन सरकार चाहे तो उससे पहले भी कर सकती है और तब लोकसभा के चुनाव को भी 2029 से पहले करवाना होगा। अगर चुनावों की यह व्यवस्था लागू हो गई तो हमारे देश में सरकारों के 5 साल के कार्यकाल की रूपरेखा भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? यह प्रस्ताव कहता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद किसी राज्य में कोई राज्य सरकार अल्पमत में होने के कारण गिर जाती है या किसी और कारण से गिर जाती है, तो उस राज्य में दोबारा से चुनाव तो होंगे, लेकिन फिर उन चुनावों में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस सरकार का कार्यकाल फिर 5 वर्षों का नहीं माना जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर वर्ष 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके बाद वर्ष 2031 में यानी 2 साल के बाद किसी राज्य की सरकार अल्पमत में होने के कारण गिर जाती है, तो उस राज्य में नए सिरे से चुनाव तो होंगे, लेकिन इन चुनावों में जो नई सरकार आएगी चुनकर उसका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, बल्कि वो होगा अगले 3 वर्षों के लिए, क्योंकि 2 वर्ष पहले निकल चुके हैं। और वर्ष 2034 में उस राज्य में भी बाकी राज्यों और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। और इस प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि अगर सरकार इस व्यवस्था को अगले लोकसभा चुनाव से लागू करना चाहती है तो उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां उन पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, चुनावों को टालने की आवश्यकता नहीं है। इससे यह पता चलता है कि अगर एक देश एक चुनाव वर्ष 2029 से शुरू हुए तो उससे पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां इन चुनावों को रोकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। बस इस कानून के आने से एक बदलाव यह आएगा कि इन राज्यों की नई सरकारों का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा, बल्कि उस तारीख तक सीमित हो जाएगा जब पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 100 दिनों के अंदर देश भर में पंचायत के चुनाव होंगे और नगर निगम के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे और इस तरह भारत में चुनावों की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। हर प्रकार का चुनाव, चाहे वो आपके प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, 100 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अब आप एक ही दिन अपने मुख्यमंत्री को भी चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी चुन सकते हैं। इस प्रस्ताव का 32 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है, जिनमें बीजेपी के अलावा जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां हैं, जबकि 15 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इनमें सारे विपक्षी दल हैं, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी सीपीएम के नाम प्रमुख हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, लालू यादव की आरजेडी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने इस प्रस्ताव पर अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के साथ देश के 2/3 राज्यों की विधानसभा में भी इस पर प्रस्तावित बिल को पास कराना होगा, जबकि हकीकत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके और 82A के नाम से नया संशोधन जोड़कर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में कानून बनाकर 1 नेशन 1 इलेक्शन की इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर सकती है।
और फिलहाल संसद के दोनों सदनों में एनडीए के पास बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी है और सिंपल मेजॉरिटी के जरिए वो इसे लागू कर सकती है। आजादी के बाद वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और इन चुनावों में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग कराई गई थी। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब हमारे देश में पहला चुनाव हुआ पहली बार 1951 और 52 में, तब भी सारे चुनाव एक साथ कराए गए थे। सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया वर्ष 1967 तक ऐसे ही चलती रही। वर्ष 1967 के बाद जब अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होनी शुरू हुई, तब यह व्यवस्था बदल गई और फिर वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए और तभी से फिर यह परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उसके बाद दोबारा कभी एक साथ नहीं हुए। लेकिन यह परंपरा 1971 में शुरू हुई थी। 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और पूरा देश चुनावों की राजनीति में व्यस्त रहता है। मीडिया भी पूरे 12 महीने चुनाव की राजनीति में व्यस्त रहता है। आज इस राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है, कुछ 2 महीने के बाद दूसरे राज्य में चलेगा। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो यह राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इस व्यवस्था से देश को 5 बड़े फायदे होंगे। यह आप ध्यान से सुनिएगा क्या फायदे हैं। पहला फायदा, इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां अब एक चुनावी मशीन बन चुकी हैं, वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन पाएंगी। दूसरा, इससे लोगों का भी समय बचेगा और इससे चुनावों पर सरकार का खर्च भी कम से कम 12,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। यानी 5 साल में जब एक ही बार चुनाव होगा तो जितनी भी पार्टियां हैं जो सरकार बनाएंगी वो ठीक से 5 साल तक लगातार जनता की सेवा कर पाएंगी। उन्हें बार बार चुनाव में उतरने का तनाव नहीं रहेगा। तीसरा, इससे राजनीति में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण जो सारे सरकारी कामकाज रुक जाते हैं वैसा इसके बाद नहीं होगा। और अभी एक राज्य में 5 साल में औसतन 4 बार आचार संहिता लागू होती है, जबकि इस व्यवस्था के बाद 5 साल में सिर्फ 1 बार यह आचार संहिता लागू होगी। चौथा फायदा, इससे जनता के बीच वोट देते समय और ज्यादा स्पष्टता आएगी। जनता को भी स्पष्टता आएगी कि उसे किसको वोट देना है और जनता एक ही दिन अपने राज्य में किसको चुनना है वो भी तय कर पाएगी और लोकसभा में किसे चुनना है ये भी तय कर पाएगी। और अभी यह कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन दोनों चुनावों की राजनीति भी अलग अलग होती है, लेकिन इस कानून से यह फर्क भी कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि चुनावों की इन व्यवस्था को लागू करने में ऐसा नहीं कि कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती ये कि चुनाव आयोग के पास इतने लोग ही नहीं हैं कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकें। ना तो हमारे पास इतने सुरक्षा कर्मी हैं और ना ही हमारे पास इतने लोग हैं जो पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव करा दें। दूसरा, हमारे पास इतनी ईवीएम भी नहीं है, इतनी ईवीएम मशीन्स भी नहीं है, ये हमें और खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें हो सकता है कि जितना पैसा हम बचाएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देंगे। तीसरा, बीजेपी के लिए संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। और आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बिल का हाल वक्फ बोर्ड वाले बिल के जैसा तो नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार बिल लाई थी, सरकार ने उसे संसद में पेश करने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया था और अब इस बिल का भी विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब चुनावों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था तब हर कोई यही कह रहा था कि अब आप एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव और वक्फ बिल पर कानून को तो भूल ही जाइए। तो सरकार की आप ये बात देखिए कि उस समय जब 240 सीटें मोदी सरकार को मिली, यानी बीजेपी को मिली और मोदी सरकार आई 240 सीटों के साथ, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब मोदी सरकार उतनी सशक्त नहीं होगी, अब वो जो फैसले करना चाहती थी वो नहीं कर पाएगी, ये कमजोर सरकार होगी। लेकिन मोदी सरकार अपने पहले 100 दिनों में ही बहुत कुछ कर रही है, कर चुकी है।
पहले 100 दिन में ही उसने वक्फ से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर वो बिल ले आई और इन मुद्दों पर उसने विपक्षी दलों को भी लगातार एक्सपोज किया है। और आप देखिए, जब वक्फ बिल आया उसमें भी मोदी सरकार ने विपक्ष के सामने एक चुनौती रखी, एक परीक्षा ली विपक्ष के नेताओं की कि चलिए देखते हैं कि विपक्ष के नेता वक्फ बिल पर क्या कहते हैं। और विपक्ष के नेताओं ने बिल्कुल वही किया जैसे कि उम्मीद थी, इसका विरोध किया। अब मोदी सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है चुनाव पर। अब ये फिर से विपक्ष की एक परीक्षा होगी जिसमें विपक्ष को बताना होगा कि वो किस आधार पर इसका विरोध कर रही है। आज जब कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पेश हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बिल के पीछे उनका मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो ये बिल देश की जनता के लिए ला रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं वो अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज विपक्ष के नेताओं ने इस बिल का बड़ा विरोध किया है और उनका यह कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी चुनावों को कंट्रोल करना चाहती है। पूरी सरकारी जो प्रक्रिया है उसे, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे कंट्रोल करना चाहती है और इस वजह से वो इस तरह का एक कानून लेकर आ रही है। इसलिए जो खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसके सारे जो नेता हैं वो लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगले और बड़ी सी गाड़ी के त्याग से शराब घोटाले के दाग को धोने में कामयाब होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने उस सरकारी बंगले को खाली करने वाले हैं जिसके पुनर्निर्माण पर उनकी सरकार ने कोविड काल में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था। और यहां बात सिर्फ इस सरकारी बंगले की भी नहीं है। केजरीवाल अगले 2 हफ्ते में इस सरकारी बंगले को खाली करने के बाद सरकारी गाड़ी को भी त्याग देंगे और उनकी जगह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस सरकारी बंगले में रहेंगी और केजरीवाल की जो सरकारी गाड़ी है वो भी उन्हें मिल जाएगी। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह त्याग शराब घोटाले के दाग धो पाएगा। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की बड़ी सी गाड़ी है जिसे अभी आप देख रहे हैं। पहले वो कहा करते थे कि वो कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे। बंगला भी उन्होंने बहुत बड़ा ले लिया और गाड़ी भी बहुत बड़ी ले ली। केजरीवाल जब राजनीति में नए नए आए थे तब उनके पास एक नीले रंग की वैगन आर गाड़ी थी और ये गाड़ी भी उनकी नहीं थी बल्कि उनके परिवार के नाम पर थी। लेकिन आजकल केजरीवाल एक बड़ी गाड़ी में चलते हैं जो MG ग्लॉस्टर कहलाती है और इस गाड़ी की कीमत 40 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत है। तो आज केजरीवाल एक महल जैसे शानदार सरकारी बंगले में रहते हैं और 40 लाख रुपए की बड़ी गाड़ी में चलते हैं। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफे के बाद इस सरकारी बंगले को और इस गाड़ी को त्यागने का फैसला कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपको वापस इस सरकारी बंगले को लेना है और वापस उतनी बड़ी सी गाड़ी को लेना है तो उसके लिए ये एक छोटा सा त्याग है। त्याग का एक छोटा सा शॉर्टकट मार्ग है या आप कह लीजिए कि ये T20 स्टाइल का त्याग है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बस कुछ ही महीनों की बात है। ये त्याग करने के बाद जनता का दिल पसीज जाएगा, उन्हें सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जनता की भी अग्नि परीक्षा है, उनकी अपनी भी अग्नि परीक्षा है। वो इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे और एक बार फिर से वो इस बड़ी गाड़ी में चल पाएंगे। और अब आखिर में हम आपको केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बड़ा खास और विशेष बयान दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़कों के बाद अब वो भ्रष्ट अफसरों को रिटायर और सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाएंगे। देश में जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 10 साल में सड़कों का निर्माण किया है, हाईवेज का निर्माण किया है, ये एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन अब वो इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और वो है भ्रष्टाचार को मिटाने का रिकॉर्ड। खराब काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को भी वो ब्लैकलिस्ट करेंगे। उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिसमें वो कहते हैं कि जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है सरकारी रोड बनाने में, उसे वो बिल्कुल खत्म करेंगे। और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्टर्स बेईमानी करके खराब सड़कें बना रहे हैं उन्हें वो हमेशा के लिए या कुछ वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे।
जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कार मिलेगा और जो गंदा काम करेगा उसको सिस्टम से भगाने का काम करेंगे, उसको बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। मैंने अभी राज्य मंत्री को कहा कि आप हर रोड से रत्नागिरी में जाओ, डायरेक्ट में जाओ और देखो और क्या खराबी होगा वहाँ डंडा चलाओ। और इसीलिए ये रोड के काम भी मैंने देखे, जो मेंटेनेंस क्वालिटी के हिसाब से नहीं होगा वो चाहे विदेशी कंपनी हो उनको वापस भेजने का काम करेंगे, ब्लैकलिस्टेड करेंगे और कई टेंडर में भर सकेंगे, ऐसी हालत कर देंगे। अब रोड का रिकॉर्ड बहुत हो गया, अब हम विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गए। अब हमको लोगों को रिटायर करना, सस्पेंड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, टर्मिनेट करना, इसका रिकॉर्ड बनाना है। मेरी बात को गंभीरता से लो। और आखिर में आपको एक स्पष्टीकरण ये दे दें कि बीएसपी ने यानी मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और एक वो दौर था जब देर तक खतों में जज्बात महफूज रहते थे और एक आज का दौर है जहां उम्र भर की यादें भी एक उंगली से डिलीट हो जाती हैं।